ऑफ, यानी कि सेल जो होती है कोशिका जीवन की इकाई। ठीक है, कोशिका जीवन की इकाई है। क्या है? सेल, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। ये आज का टॉपिक हमारा रहेगा। और मैं शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास, हम सबका चैनल, आपका चैनल, हमारा चैनल, हम सबका चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास, जिसके अंदर हम बात करेंगे आज सेल्स के बारे में कि सेल्स होती क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में और हिंदी में हम समझेंगे इसको कि सेल होती क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और यूकैरियोटिक सेल क्या है। मतलब पुराने जमाने में सेल कैसी पाई जाती थी और नए जमाने में सेल किस प्रकार की पाई जाती है। आप पढ़ रहे हैं तब भी अच्छी बात है, आप नहीं पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ये टॉपिक स्किप ना करें और देखें, इसको समझने का प्रयास करें। मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए हमारे साथ में हम सबसे पहले बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, बनाएंगे कि किस प्रकार से हमारी सेल्स, जो प्रोकैरियोटिक सेल थी वो किस प्रकार की दिखाई पड़ती थी, उसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा था, वो हम आपके सामने बनाने जा रहे हैं और आप देखते रहें। एक सेल हमने बना ली, दो सेल हमने बना ली और ये एक तीसरी सेल हमने बनाई। तीन सेल्स हमने बनाई, इनका हम नामिनेशन कर दें तो आपके सामने इनका नामिनेशन करेंगे तो सबसे पहले ये जो बाहर की पाई जा रही है इसको ग्लाइको कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइको कैलिक्स बोलते हैं। और सेकंड वाली जो सेल आपके सामने दिख रही है इसको हम बोलते हैं सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। और फिर उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थर्ड वाली बात प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपके सामने रखी हुई है। तीन प्रकार की सेल्स हैं। इन तीनों प्रकार की सेल्स को अगर हम आपस में जोड़ दें तो इन तीनों का नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा इनोलोप। इनोलोप इसको बोलते हैं। तीनों को कंबाइन करके जोड़ के जो नाम बोला गया है उसको हम क्या बोलते हैं? इनोलोप बोलते हैं। ठीक है, ये आपके सामने सेल्स का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। कौन सी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है। कौन सी सेल है? ये प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो पहले जमाने में या पहली सेल जिसको बोला जाता था उसके बारे में। जीवन की उत्पत्ति यही सेल से हुई है और हमारे लाइफ का अस्तित्व भी यहीं से है। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम देख रहे हैं। सबसे पहले इसमें कुछ इसके अंदर स्ट्रक्चर होंगे जो जो सांस लेने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, चलने के लिए, किसी से जुड़ने के लिए या स्टेबल होने के लिए, उन स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे क्या क्या इसके अंदर पाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर हम बना देते हैं एक स्ट्रक्चर गोल सा, जिसको बोलते हैं गैस वैक्यूल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल बोल देते हैं। ठीक है, गैस वैक्यूल। और फिर उसके बाद में एक स्ट्रक्चर यहाँ पर और पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पिलाई बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पिलाई। ठीक है, एक स्ट्रक्चर और यहाँ पर पाया जाएगा, यहाँ से मिड से निकलेगा और कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से चाबुक नुमा स्ट्रक्चर होगा। इस प्रकार से आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। आप क्लास 10th की, चाहे 11th की, चाहे 12th की, चाहे आप कोई पोस्ट या कोई भी क्लास में है, अगर आप या नहीं भी क्लास में है तो स्ट्रक्चर यहाँ पर देख ले। अगर आपने कभी नहीं देखा है तो इत्मीनान से देख ले। इस स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम फ्लैजिल्ला है। इसका नाम क्या है? फ्लैजिल्ला है। अभी हम इनके कार्य बताएंगे कि इनके कार्य क्या क्या होते हैं। पिलाई का कार्य क्या है, फ्लैजिल्ला का कार्य क्या है, गैस वैक्यूल का कार्य क्या है। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर और पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं राइबोसोम बोल देते हैं। और आप समझ ही रहे हैं कि 70s राइबोसोम पाया जाता है जब प्रोकैरियोटिक सेल की बात होती है, और जब यूकैरियोटिक सेल की बात होती है तो 80s राइबोसोम पाया जाता है। फिर इसके बाद में इसमें स्ट्रक्चर कुछ पाए जाते हैं सांस लेने के लिए। किसके लिए? सांस लेने के लिए स्ट्रक्चर पाए जाते हैं।
इस प्रकार से इनको हम बोल देते हैं मीजोसोम। क्या बोल देते हैं? मीजोसोम बोल देते हैं, मीजोसोम बोल देते हैं। और इसमें एक स्ट्रक्चर और पाया जाता है कुछ इस प्रकार से, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर बोल देते हैं। ये क्रोमेटोफोर, और इसके अंदर सबसे मुख्य और सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट पार्ट वो आपके सामने हम लिखने जा रहे हैं। देख लें नीचे स्लाइड दिख रही है या नहीं दिख रही है? क्रोमेटोफोर स्लाइड नहीं दिख रही है तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे, और फिर इसके बाद में हम कुछ सर्कुलर होगा, थ्रेड लाइक होगा, और बीचों बीच में पाया जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका नाम, और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा न्यूक्लियाइड। क्या नाम होगा? न्यूक्लियाइड होगा नाम, इसका नाम न्यूक्लियाइड होगा। और इसमें नो हिस्टोन, यानी एक हिस्टोन प्रोटीन होती है, नो हिस्टोन इसमें नहीं होगी, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगी। और इसका शेप कैसा होगा? सर्कुलर होगा। कैसा होगा? सर्कुलर होगा। ठीक है, इसका शेप कैसा होगा? सर्कुलर टाइप का होगा। और इसमें नो हिस्टोन प्रोटीन पाई जाएगी, ये न्यूक्लियाइड होंगे। और इसकी बॉडी पे बहुत सारे, एक स्ट्रक्चर की और हम बात करेंगे जिसको बोला जाता है इंक्लूडिंग बॉडी। तो यहाँ पर हम उसका स्ट्रक्चर बना देते हैं कुछ डॉट, ब्लैक डॉट से। इसको बोलते हैं इंक्लूजिंग बॉडी, इंक्लूजिंग, इसको बोलते हैं इंक्लूजिंग बॉडी। क्या बोलते हैं इसको? इंक्लूजिंग बॉडी बोलते हैं। और ये इंक्लूजिंग बॉडी का स्ट्रक्चर इसके सेल पे पाए जाते हैं। ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ये क्या है? इंक्लूजिंग बॉडी के स्ट्रक्चर है। ठीक है, इंक्लूजिंग बॉडी के स्ट्रक्चर आपके सामने हम बना रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से इंक्लूजिंग बॉडी के स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, और बीच बीच में राइबोसोम के स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। राइबोसोम, ये कंप्लीट बॉडी बन जाती है। इसके अंदर एक पदार्थ भरा होता है, एक सब्सटेंस भरा होता है, जिसको बोलते हैं हम प्लाज्मा। जिसको, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी के नाम पे होगा, जिसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य। कुछ इस प्रकार से इसकी बॉडी में कंप्लीट जीवद्रव्य भरा होगा। ठीक है, और इसी के सहारे से क्या रहता है? ये जीवित रहता है। हम क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये जो जीवन होता है, यानी कि हमारी बॉडी की, जिसको हम बोलते हैं जान, या हम बोल देते हैं हम किस प्रकार से जिंदा है, तो आखिर वो जीवन हमारी बॉडी के अंदर कौन से ऐसे अंग में पाया जाता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। किस जगह में पाया जाता है? पूरी बॉडी में पाया जाता है, या हार्ट में पाया जाता है, या ब्रेन में पाया जाता है, आईज में पाया जाता है, या कहाँ पर पाया जाता है, वो हमको बताएंगे। हमने बताया जो प्रोटोप्लाज्म भरा होता है, इससे क्या होता है? ये जीवित रहती है सेल, कोई भी सेल होगी। ठीक है, आप चाहें तो हमारे आंसर में भी क्वेश्चन छुपा हुआ है आपका, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बस स्ट्रक्चर की हम यहीं पर बात करेंगे। अगर हम काम की बात करें तो काम क्या है? गैस वैक्यूल, इसमें गैस को स्टोर किया जाता है। ये फ्लैजिला लगा हुआ है, इससे क्या होता है? सेल मूव करती है, लोकोमोशन करती है। पिलाई किसी से चिपकने का काम करती है। और ये न्यूक्लियस है, इसमें बहुत सारे ऐसे मटेरियल भरे हुए हैं। और ये सेल वॉल जो इसको सुरक्षित रखती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा को बाहर नहीं निकलने देती है। सेल वॉल क्या रखती है? इसको हार्ड बना के रखती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं। अब मीजोसोम की बात करें तो मीजोसोम क्या करता है? सांस लेने का काम करता है। राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। क्रोमेटोफोर क्या करता है? क्रोमेटोफोर के खाना बनाने में काम आता है। जैसे प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है। इसके पास कहीं माउथ की बात तो हमने नहीं की, ना तो इसके पास किसी पेट की बात की है। ये क्या करता है? ये खाना बनाने का कार्य करता है क्रोमेटोफोर। हम पढ़ रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल, आपके सामने इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है और हम देख रहे हैं। आप इसको नोट कर लें, फिर उसके बाद में हम तुरंत जस्ट आगे बढ़ते हैं। और आप लोग समझ गए होंगे, पता नहीं क्या कर रहे हो, क्या ख्याल आप लोगों का है। और हम आपके सामने कंप्लीट स्ट्रक्चर बना दिए हैं। सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो ये हमको नहीं पता। आपके सामने प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। वीडियो को पॉज करें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको नोट करेंगे। ठीक है, नोट करने के बाद अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आपको आपके लाइफ में और आपके सारे जीवन में ये याद रहे, अपने बच्चों तक इसको भी पहुंचा सके। इतना
स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस कीजिए कि लाइफ में कहीं भी हो आप दिमाग के अंदर सेल्स के बारे में हमें कभी भूल चूक ना हो। हम बात करेंगे कुछ इसके डिस्कवरी के बारे में कि कौन कौन इसके डिस्कवरी किया था और क्या है ये। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, या वीडियो को पॉज कर करके पूरी सेल कंप्लीट बना लें। 1 2 3 हम मिटा रहे हैं इसको और आप बनाएंगे। हम बात करेंगे ये सेल क्या है। सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, फंक्शनल यूनिट है। क्या है? यूनिट है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। जिस प्रकार से मकान को बनाने के लिए हमारे पास ईंट होनी चाहिए, ईंट के बाद हम दीवार बनाते हैं, दीवार बनाने के बाद में हम कमरे बनाते हैं, कमरे बनाने के बाद में हमारे पास कंप्लीट घर बन जाता है, यानी हाउस बन जाता है। हम इसी प्रकार से बॉडी को कंप्लीट करेंगे। सेल जो होती है ये एक ईंट समझ के चलते हैं, और सेल के बाद में जब बनते हैं टिश्यू, टिश्यू क्या है? हमारी दीवारें हैं, और दीवारों के बाद में क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन हमारे कमरे समझ लेते हैं, और कमरों के बाद में ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम को हम समझ लेते हैं ऊपर का लिंटर या छत, जिससे हमारी पूरे कमरे आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद में हमारे पास क्या बन जाती है? एक सेपरेट बॉडी बन जाती है, जिसको हम बोल देते हैं घर बोल देते हैं। आपने समझ लिया हमारी बात को। हमने बताया एक ईंट लिया, ईंट के बाद में क्या लिया? दीवार बना दी। क्या बना दिया? दीवार बना दिया। और दीवार के बाद में कमरे बना दिए। क्या बना दिए? कमरे बना दिए। कमरों के बाद में क्या किया? एक छत या लिंटर हमने डाला, और लिंटर के बाद में उसको लोग क्या बोल देंगे? उसको बोल देते हैं लोग घर बोल देते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है। हमने ईंट को लिया, दीवार को लिया, कमरे बनाए, छत डाल दिया, इतना हमने कर दिया। फिर लास्ट में लोग क्या बोलेंगे? आके इसको घर बोलेंगे। इसी प्रकार से हम बॉडी के अंदर क्या करते हैं? सेल को बनाते हैं, यानी कि सेल हमारी कंप्लीट होगी, और फिर उसके बाद टिश्यू बनेंगे, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम जब बन जाएंगे तो लोग उसको क्या बोल देते हैं? जब वो सारे सिस्टम आपस में जुड़ जाएंगे, उस सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं? बॉडी बोल देते हैं। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये मुझको तो नहीं पता है, और ना ही पता चल रहा है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मुझे इतना भरोसा है कि आपको एक एक लाइन, एक एक बात हमारी समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेल कैसी होती है। सेल टोटी पोटेंशियल होती है। सेल कैसी होती है? सेल टोटी पोटेंशियल होती है। टोटी पोटेंशियल, सेल टोटी पोटेंशियल होती है। ये टोटी पोटेंशियल का मतलब क्या है? टोटी पोटेंशियल का मतलब ये है कि सेल चाहे तो हर एक आर्गन को बना सकती है। सेल क्या होती है? सेल हर एक आर्गन को बना सकती है। ऑल ऑर्गन, ऑल ऑर्गन फॉर्मेशन कर सकती है। ऑल ऑर्गन का फॉर्मेशन कर सकती है। ऑल ऑर्गन का ये फॉर्मेशन कर लेती है, इसलिए इनको क्या बोला गया है? सेल। कुछ बॉडी के अंदर टोटी पोटेंशियल होती है जो हमारे हर एक पार्ट का, हर एक ऑर्गन का फॉर्मेशन कर सकती है। ये आपके सामने लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद में ये क्या करती है? एक पेरेंट सेल्स जो होती है, एक पेरेंट सेल्स, वो यहाँ पर हम लिखते हैं एक पेरेंट सेल्स दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, और हमारी बॉडी इसी प्रकार से बीजगणितीय रूप से सेल्स बनाती रहती है। जैसे 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, और 8 के बाद 16, 16 दूनी 32, 32 64, इस प्रकार से हमारी बॉडी बीजगणितीय रूप से चलती रहती है। और हमारी बॉडी कंप्लीट, एक टाइम ऐसा आता है जब हमारी बॉडी एडल्ट हो जाती है और सेल का फॉर्मेशन रुक जाता है। ठीक है, आप समझ रहे? सेल का फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? सेल अपने आप में डिवाइड करती रहती है, लेकिन कुछ जगहों का फॉर्मेशन रुक जाता है। जैसे ब्रेन का अगर फॉर्मेशन कंप्लीट सारी लाइफ होता रहे तो ट्यूमर की बीमारी बन जाती है। ठीक है, इस प्रकार से अगर माना दिल का, अगर दिल की सेल्स होती हैं, ये अगर फॉर्मेशन करती रहे तो बीमारियां होने का डर रहता है। आप इसको नोट कर लें, फिर उसके बाद में हम थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है इसको भी कंप्लीट करते हैं। हम बात करेंगे सेल की डिस्कवरी के बारे में कि कौन कौन सा डिस्कवरी हुई थी सेल के बारे में, किसने किसने डिस्कवरी किया था। आप इसको जल्दी से नोट करें, वीडियो को पॉज करें और नोट करें। 1 2 3 हम बात करेंगे डिस्कवरी की, सेल्स की डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ सेल। कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें आए और सहयोग किया, हमको आसानी हुई पढ़ने में, और उनकी डिस्कवरी करके रख दिया। डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल। सबसे पहला साइंटिस्ट जो आया
सबसे फर्स्ट टाइम में साइंटिस्ट, जब कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं सोच सकता था, उस टाइम में कोई साइंटिस्ट आए और सेल्स के बारे में हमको बताने का प्रयास करे, तो उसको तो महानता देनी पड़ेगी। इसलिए रॉबर्ट हुक सबसे फर्स्ट टाइम के साइंटिस्ट थे। फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक। ये साइंटिस्ट एक ऐसा साइंटिस्ट था जो अपने द्वारा, किसके द्वारा? अपने द्वारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बनाया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को तैयार किया, और फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को तैयार किया, फिर उसके बाद में पेड़ के ऊपर, ट्रीज जो होते हैं इनके ऊपर जो छाल लगी होती है, उस छाल को लिया और इसने क्या उसमें चेक किया, तो इसको क्या लगा? जैसे मधुमक्खियों का छत्ता, मधुमक्खियों का छत्ता लगा, तो इसने उसका नाम क्या रख दिया? एक हॉलो सेल का नाम दे दिया। हॉलो उसने कहा, लेकिन उनके सहयोगियों ने उसको क्या बोल दिया? उसको बोल दिया सेल का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? सेल का नाम दे दिया, और उसी टाइम से सेल्स का नाम पड़ गया। फिर इसके बाद में इससे एक और इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट आए, दूसरे नंबर पे काम किया। इनका सन था 1665। 1665 में इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने, इस क्षेत्र में काम किया। फिर उसके बाद में दूसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सेकेंड टाइम में डिस्कवरी की सेल्स की। तो इन्होंने क्या पाया? इन्होंने ये कौन सी सेल की डिस्कवरी किए थे? ये डेड सेल की डिस्कवरी हुई थी इन्होंने हाथों में, डेड सेल। ये डेड सेल की डिस्कवरी कर पाए थे। और ये कौन सी सेल की डिस्कवरी किया? लिविंग सेल की डिस्कवरी कर दी। लिविंग सेल, लिविंग का मतलब होता है जीवित सेल की खोज, और जीवित सेल की खोज जब हुई तो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित बात रही। और डेड सेल की भी खोज एक आश्चर्यचकित भी वो भी थी। जीवित सेल किसने खोज किया? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। इनका सन था 1674 में। कब? 1674 में इन्होंने लिविंग सेल की खोज की। किसके द्वारा? अपने द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अपने द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्होंने क्लॉथ्स पे, सच्चाई तो ये है कि ये पहले जमाने में साइंटिस्ट नहीं थे, ये कपड़े का व्यापारी, व्यापार करते थे, कपड़े बनाने का कार्य करते थे और कपड़े इधर उधर बेचने का कार्य करते थे। फिर उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बनाया और उस कपड़े को इन्होंने चेक करने की कोशिश की, देखे ये कपड़े बने किस चीज के होते हैं। तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि सेल्स के बने होते हैं। काहे के बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं। फिर उसके बाद में इन्होंने पाउंड लिया, यानी पाउंड का वाटर लिया, तालाब का पानी लिया, और उसमें चेक किया तो बहुत सारे इनको बैक्टीरिया, वायरस मिले। जैसे हम एग्जाम्पल में बात कर ले तो यहाँ पर हम बैक्टीरिया लिख देते हैं, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आप अगर आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे बायोलॉजी वर्ड क्लास पे जाकर के आप बोल सकते हैं बायोलॉजी वर्ड क्लास प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, दोनों प्रकार की सेल्स पढ़ाई गई हैं। आप जाकर के वहां पर देखना चाहें तो आप कंप्लीट देख सकते हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहकर। आप भी अगर देखना चाहते हैं तो आप भी देख सकते हैं। आप लोगों का भी मन कर रहा है तो आप भी जाकर के सर्च करके देख सकते हैं। हम बात कर रहे थे बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स की डिस्कवरी हुई थी। फिर उसके बाद में दूसरे साइंटिस्ट की बात करते हैं तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की, जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी कौन सा साइंटिस्ट किया? न्यूक्लियस की डिस्कवरी एक साइंटिस्ट थर्ड नंबर पे आए जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन, ये जो साइंटिस्ट थे ये न्यूक्लियस की खोज किए थे। और साइंटिस्ट एक और जिनका नाम था पुरकिंजे, जिनका नाम था पुरकिंजे, यहाँ पर हम लिख देते हैं। डेड सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और न्यूक्लियस की खोज पुरकिंजे ने की, और सॉरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और प्रोटोप्लाज्म, जो हमारी बॉडी को जीवित रखता है, प्रोटोप्लाज्म, उसकी खोज किसने की थी? पुरकिंजे, एक साइंटिस्ट नाम था पुरकिंजे, उन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम मोटा मोटा समझते हैं डेड सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने, और लिविंग सेल की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। फिर उसके बाद में अगर हम न्यूक्लियस की खोज की बात करते हैं, न्यूक्लियस की खोज की, तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और अगर हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की, तो प्रोटोप्लाज्म की खोज पुरकिंजे ने किया था। इस प्रकार से आपके सामने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमने हिंदी में आपको समझाने का प्रयास किया, पूरी प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, आपके सामने स्ट्रक्चर और उसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा सेल ऑफ थ्योरी, जिसमें हम बात करेंगे कि किस किस ने
योगदान दिया सेल की थ्योरी देने में, मॉडर्न थ्योरी क्या थी और ओल्ड थ्योरी क्या थी, किस प्रकार से कौन सी थ्योरी सक्सेसफुल हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।